एक शादी का जाल। बेंगलुरु की हलचल भरी जिंदगी में चिक्का वानबारा का एक कोना हमेशा शांत रहता था, लेकिन 22 मार्च 2025 की उस शाम उस शांति को एक काले रंग की एसयूवी ने भंग कर दिया। कार में बैठा था लोकनाथ सिंह, उम्र 37 साल, रियल एस्टेट का सौदागर, जिसके चेहरे पर शराब का नशा और नींद की गोलियों की सुस्ती छाई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी अब मिनटों में सिमटने वाली है। लोकनाथ की जिंदगी बाहर से एक सपना थी, बड़ा बंगला, चमचमाती कार और पैसों की बारिश। लेकिन अंदर से यह एक दलदल था जिसमें वो खुद फंस चुका था। 4 महीने पहले दिसंबर 2024 में उसने 19 साल की यशस्विनी से शादी की थी। ये शादी कुनगिल के एक छोटे से रजिस्टर ऑफिस में चुपके से हुई थी। यशस्विनी का परिवार इसके खिलाफ था। 18 साल की उम्र का फासला और लोकनाथ का काला धंधा उनके लिए खतरे की घंटी थी। लेकिन लोकनाथ ने धमकियों और दबाव से सबको चुप करा दिया। उसने सोचा था कि यशस्विनी उसकी जिंदगी का एक और शिकार होगी, जिसे वो अपने हिसाब से नचाएगा। शादी के बाद का पहला महीना शांत रहा, लेकिन जल्दी ही लोकनाथ का असली चेहरा सामने आया। वो रात को देर से घर लौटता, दूसरी औरतों के साथ उसकी बातें यशस्विनी तक पहुंचने लगी। उसकी हरकतें और अजीब मांगें यशस्विनी के लिए नई थी। एक रात उसने अपनी यशस्विनी से कहा कि अपनी माँ को मेरे पास भेजो, उसने मेरे साथ सोने के लिए तैयार करो। ये सुनकर यशस्विनी सन्न रह गई और उसने अपनी माँ हेमा बाई को ये बात बताई। 37 साल की हेमा, जो अपनी बेटी के लिए जान दे सकती थी, ने उस रात फैसला कर लिया कि लोकनाथ को खत्म करना ही होगा। शादी के बाद लोकनाथ ने यशस्विनी को उसके मायके छोड़ दिया। 2 हफ्ते पहले ही हेमा को इस शादी का पता चला और उसने अपनी बेटी को वापस बुला लिया। लेकिन लोकनाथ ने हार नहीं मानी। वो बार बार फोन करता रहा और धमकियां देता रहा। अगर यशस्विनी वापस नहीं आई तो तुम सबको जिंदा जला दूंगा। उसकी धमकियों में एक अजीब सनक थी। वो यशस्विनी से कहता, मुझे तुम दोनों चाहिए, तू और तेरी माँ। ये सुनकर हेमा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने यशस्विनी से कहा कि हम राक्षस से छुटकारा पाना ही हमारा रास्ता है। 22 मार्च की सुबह लोकनाथ ने फिर फोन किया, मैं आज शाम को आ रहा हूँ। उसने कहा कि उसकी आवाज में वही धमकी थी, लेकिन इस बार यशस्विनी ने मौके को भुनाने का फैसला किया। उसने हेमा के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया। यशस्विनी ने लोकनाथ को चिक्का बानबारा के पास बुलाया, जहां सुनसान सड़कें सन की साजिश को छुपा सकती थी। उसने खाने में नींद की गोलियां मिलाईं और कुछ बियर की बोतलें तैयार की। हेमा ने पास की दुकान से एक तेज चाकू खरीदा। दोनों ने ठान लिया था कि आज रात लोकनाथ की कहानी खत्म होगी। शाम को लोकनाथ अपनी एसयूवी में आया। यशस्विनी ने उसे मुस्कुराते हुए कार में बिठाया। दोनों ने बियर पी और लोकनाथ को लगा कि यह एक सुलह की रात होगी। उसने खाना खाया और धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगी। यशस्विनी ने अपनी माँ को लोकेशन भेज दी। हेमा एक ऑटो में वहां पहुंची, चाकू हाथ में लिए हुए। कार के अंदर का मंजर भयानक था। लोकनाथ आधा बेहोश था, उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं। हेमा ने दरवाजा खोला और बिना सोचे उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। खून की धार बह निकली और लोकनाथ ने छटपटाने की कोशिश की। यशस्विनी ने उसका हाथ पकड़ा ताकि वो भाग ना सके। हेमा ने दूसरा बार किया और लोकनाथ की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। लोकनाथ ने आखिरी ताकत से कार का दरवाजा खोला और बाहर भागा। वो करीब 150 मीटर तक दौड़ा, खून से लथपथ एक खड़े ऑटो में छुपने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी सांसें थम गईं। राहगीरों ने उसे मरा हुआ पाया और पुलिस को खबर दी। यशस्विनी और हेमा तब तक अंधेरे में गायब हो चुकी थी। कार में खून के धब्बे और बियर की बोतलें छोड़ गई थी। एक साजिश के मूक गवाह। उस रात चिक्कान बारा की सड़कें खामोश थीं, लेकिन हवा में एक अनकही कहानी तैर रही थी। लोकनाथ का शव ऑटो में पड़ा था और उसकी आंखें खुली थीं। शायद उसने आखिरी पल में अपनी गलती को समझ लिया हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच का पीछा किया। पुलिस को शाम 5:30 पर आपातकालीन कॉल मिली। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो लोकनाथ का शव खून से सना मिला। पहले लगा कि यह बिजनेस रंजिश का नतीजा हो सकता है। लोकनाथ पर पहले से फ्रॉड का केस चल रहा था, लेकिन लोकनाथ के भाई की शिकायत और सीसीटीवी फुटेज ने सारा खेल बदल दिया। फुटेज में दो औरतें उस इलाके से भागती दिखीं। यशस्विनी और हेमा। पुलिस ने 25 मार्च को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में यशस्विनी टूट गई
वो हमें चैन से जीने नहीं दे रहा था। उसने कहा कि उसने मेरी माँ के साथ सोने की मांग की, हमें बार-बार धमकियाँ दी। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हेमा ने भी कहा, मैं अपनी बेटी को उस हैवान के हाथों मरते नहीं देख सकती थी। पुलिस ने पाया कि लोकनाथ की जिंदगी बाहर से जितनी शानदार थी, अंदर से उतनी ही हैवानियत भरी थी। उसकी दूसरी औरतों से नज़दीकियाँ, काले धंधे और धमकियाँ, ये सब उसकी मौत का कारण बने। उत्तर बेंगलुरु के डिप्टी कमिश्नर सैदुल अदावत ने प्रेस को बताया, यह विश्वासघात और सुनियोजित हत्या का मामला है। दोनों ने मिलकर उसे पहले नशा दिया, फिर उसकी हत्या की। लोकनाथ की लाश उस सुनसान सड़क पर पड़ी थी, जैसे एक सबक की हर चमक के पीछे अंधेरा छुपा हो सकता है। अब अनसुलझा सवाल, यशस्विनी और हेमा अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक सवाल छोड़ गई, क्या हत्या सही थी या एक और गलती? लेकिन क्या उसकी मौत ने यशस्विनी और हेमा को आज़ादी दी या उन्हें एक नए अपराध के बोझ तले दबा दिया? चिक्कानबारा की वह सड़क आज भी वीरान है। लोग उस ऑटो के पास से गुजरते हैं, जहाँ लोकनाथ ने आखिरी सांस ली। कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है, अपने किए की सजा ढूंढते हुए। और यशस्विनी वो जेल में बैठकर सोचती है, क्या उसने अपनी जिंदगी बचाई या उसे हमेशा के लिए खो दिया? ये कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त, ये आग की तरह है जो अभी भी सुलग रही है। लोकनाथ की हत्या, पत्नी और सास की गिरफ्तारी की कहानी के बाद उनके बयानों पर ये आधारित है। जय हिंद, वंदे मातरम।